तो फैक्ट के थ्रू मैंने आपको बताया कि हम पहले कहाँ थे, अभी कहाँ आ गए। लेकिन अब ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीच में क्या क्या चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे अभी हैं और हमने बहुत इंप्रूव किया है। बीच में काफी सारी गलतियां हुई होंगी, कुछ चीजें अच्छी भी हुई होंगी, तो यहाँ पे सबके बारे में डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं है। अगर आप हमारे स्टडी नोट्स को देखोगे तो उसमें कुछ चीजें डिटेल में दी हुई हैं और बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ पे डिस्कस हुए हैं। बट लेक्चर का पार्ट मैंने बस बहुत जो ब्रॉड है अपने मीनिंग में, बस उन्हीं को यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है, आप अगर स्टडी नोट्स पढ़ो तो आपको और भी चीजें वहाँ पे मिलेंगी एंड वो समझ में आएगा इसके बाद, लेक्चर के बाद। तो सबसे पहला जो था, जो हमारा फर्स्ट यूनियन बजट था, वो प्रेजेंट किया गया 1947 के नवंबर में। हम इंडिपेंडेंट कब हुए थे? अगस्त में। तो हमें थोड़ा टाइम लगा, फिर हमने डिसाइड किया कि अब हमारा अपना बजट होना चाहिए ताकि गवर्नमेंट डिसाइड कर सके कि कहाँ कहाँ पे खर्च करने हैं, राइट। और जो भी हमारे पास अमाउंट वहाँ पे उस समय अवेलेबल था, तो हमने उसको यूज करके बजट अपना बनाया। जो इंडिया के फर्स्ट फिनांस मिनिस्टर थे, ठीक है, उनका नाम था आर के सनमुखम। मान लो कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिनांस मिनिस्टर प्रेजेंटेड इंडियाज फर्स्ट यूनियन बजट, कुछ ऐसा मान लो आ जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा? आर के सनमुखम। तो यहाँ पे बजट को प्रेजेंट किया गया। उस समय कंट्री की बहुत सारी नीड्स थी, और जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो ब्रिटिश के जाने के पहले लाइक वो पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को देखते थे। ओके, उनके जाने के बाद फिर एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में आ गई, तो हमें कहाँ पे खर्च करने हैं, ये बहुत इमीडिएट नीड थी जिसको फुलफिल करने के लिए बजट लाया गया। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म देखो तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि अगर हम इंडिपेंडेंट हो गए तो सबसे पहले हमें डिसाइड करना पड़ता है कि विच काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम वी आर गोइंग टू बी। ये आपको डिसाइड करना होता है पहले। और फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा कि किसी भी इकोनॉमिक सिस्टम के मतलब कि टोटल 3 ही टाइप्स हो सकते हैं। अगर आप मेजर ऐसे हेडिंग्स में देखो तो कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं पहले वाले चैप्टर में। इंडिया को यहाँ पे डिसाइड करना था कि हम किस टाइप की इकोनॉमी बनने जा रहे हैं या फिर बनना चाहते हैं। तो जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, तो वो सोवियत से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। इनफैक्ट मैं अगर आपको 1930s की बात बताऊं, जो कि सिलेबस से लिंक नहीं है, लेकिन थोड़ा सुन के आपको समझ में आएगा कि क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने 1930s में एक टीम भेजी जिसको कि लीड कर रहे थे एक बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पर्सन। उनके बारे में हम इकोनॉमिक प्लानिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। ओके, लेकिन यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप चाहो तो खुद से भी सर्च कर लो। एक टीम भेजी गई और उनको ये बोला गया कि आप सोवियत यूनियन जाओ, जो कि आजकल के टाइम पे रशिया है, एंड बाकी बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि अलग हो चुके हैं। लेकिन पहले वो एक ओवरऑल अगर आप ऐसे बोलो रीजन को, तो उसका नाम था सोवियत यूनियन। तो नेहरू जी ने एक टीम भेजी स्टडी करने के लिए कि आप जाओ सोवियत यूनियन में जाके देखो कि वहां का इकोनॉमिक सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। जो टीम गई उन्होंने बहुत डिटेल में उसको स्टडी किया, और उन्होंने ये पाया कि जो वहां की इकोनॉमिक सिस्टम है वो हमारे जैसे कंट्री को बहुत सूट करेगी। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा मैंने ये बताया था फर्स्ट चैप्टर में कि सोशलिज्म में क्या होता है। सोशलिज्म में रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पब्लिक। अब उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है कि जो लोग इतने कैपेबल नहीं है कि वो किसी टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटी कर पाए, या फिर अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर भी रहे हैं तो उनकी स्किल्स इतनी नहीं है कि उनकी अर्निंग बहुत ज्यादा हो, बट हो सकता है कि उनकी फैमिली बहुत बड़ी है, अब उनको फीड करने के लिए बहुत पैसे चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी भी सोशलिस्टिक कंट्री में जो गरीब लोग हैं तो उनको बहुत एडवांटेज मिलता है। वो इसलिए कि सरकार उनके लिए काफी वेलफेयर एक्टिविटीज करती है, जिसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। वरना अगर हम यूएस जैसे कंट्री को देखें या फिर किसी भी प्योर एकदम कैपिटलिस्ट कंट्री को देखें, तो वहां पे काफी दिक्कत हो जाती है। वहां पे जो गरीब लोग हैं उनको काफी प्रॉब्लम होती है, उनको खाना तक नहीं मिलता। ठीक है, तो जो वहां टीम गई थी सोवियत यूनियन, उन्होंने स्टडी किया, उन्होंने ये पाया कि हमारी जो कंट्री है और हमारे यहाँ जो सिचुएशंस हैं उसको देखते हुए सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी बहुत सूट करेगी। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने रिपोर्ट सबमिट की, नेहरू ने देखा, एंड उन्होंने ये पाया कि अगर हम जब भी इंडिपेंडेंट होते हैं तो हम इस सिस्टम को अडॉप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वही हुआ इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि हमें मिक्स्ड इकोनॉमी बनना है। अच्छा, मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों? गवर्नमेंट इस चीज को लेकर बहुत क्लियर थी कि हमें वेलफेयर एक्टिविटीज तो हर हाल में करनी है खुद से, लेकिन इसके साथ साथ हमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी थोड़ा स्पेस देना है कि वो भी ग्रो कर पाए। नेहरू भले ही सोशलिस्ट रहे हों, लेकिन पूरे कंट्री को मॉडर्नाइज करने में जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको आप कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने जो आजकल हम जिसको कि इसरो के नाम से जानते हैं, उसको भी बहुत सपोर्ट किया था। ठीक है, आईआईटीज बने, एनआईटीज बने, तो ये सब भी उनके टाइम पे हुआ है,
राइट। तो उन्होंने दोनों एंगल से सोचा कि हमें एक तो पहले खुद को मॉडर्नाइज भी करना है, और जिसके थ्रू ये जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को ले, उनमें इतनी भूख होनी चाहिए कि वो स्किल्स अर्न करें। जब वो स्किलफुल हो जाएं तब वो वापस जाके मार्केट में कोई ऐसी एक्टिविटी करे जिससे कि फर्दर और ज़्यादा इंप्लॉयमेंट जनरेट हो। तो ये पर्पस होता है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट को बनाने के पीछे, राइट। तो ये सारा काम हुआ। तो उसमें जो रेजोल्यूशन हुआ था 1948 में, उसमें ये डिसाइड किया गया बेसिकली कि हमें वेलफेयर एक्टिविटीज़ भी करनी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने इकोनॉमी को मॉडर्नाइज भी करना होगा। और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में, कि मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बढ़िया जो उसके फेवर में बात है वो ये कि मिक्स्ड इकोनॉमी सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों की अच्छी बातों को कंबाइन करने की कोशिश करता है, राइट। सो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनेंगे। हमने डिसाइड किया, क्या एक्चुअली ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, इसका उल्टा। तो ऐसा उल्टा क्यों हुआ वो भी मैं आपको बता रहा हूं। अब 48 की हम बात कर रहे हैं, राइट। इसी टाइम पे एक बॉम्बे प्लान करके था। बॉम्बे प्लान था क्या बेसिकली कि उस टाइम के जो 8 सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स थे, लेड बाई JRD टाटा, ठीक है, वो थे। उसके बाद बिरला ग्रुप के थे। तो इनके साथ साथ और भी 6 लोग थे। तो इनका जो पूरा कंसोर्टियम था वो प्राइम मिनिस्टर के पास गया और उन्होंने उनको बताया कि आप मिक्स्ड इकोनॉमी ही फॉलो कीजिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा बहुत सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को भी कीजिए। आपको जितने रेगुलेशंस लाने हैं वो आप लेके आ जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सारे रेगुलेशंस फॉलो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट भी चाहिए, राइट। तो ये सारी बातें हुई, प्लान बन गया। इसीलिए इनफैक्ट ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ये लाया गया ताकि बिजनेस को यहाँ पे फैसिलिटेट किया जा सके, ठीक है, इकोनॉमी को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें एड ऑन हुआ वो है कि अब मान लो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं, तो रेगुलेशन का काम भी पब्लिक सेक्टर का ही रहता है। तो बेसिकली बात क्या है कि पब्लिक सेक्टर रेगुलेट भी कर रही है और मार्केट में कॉम्पीट भी कर रही है, इससे होता है कॉन्फ्लिक्ट। और ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, तो कुछ ऐसे रेगुलेशंस लाए गए जिससे कि जो न्यू प्लेयर्स हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो मार्केट में आके कम्पीट करें। तो इंटेंशन भले सही हो सकती थी, लेकिन वो जो है ना वो टर्न हो गया लाइसेंस राज में। मतलब जो न्यू कंपनीज, प्राइवेट प्लेयर्स जा रहे हैं परमिशन लेने के लिए कि उनको बिजनेस करने की परमिशन मिले, उनको अब थोड़ा परेशान किया जाने लगा, क्योंकि वो परमिशन मिलने के लिए एक तो बहुत टाइम लगाते थे, और वो टाइम इसलिए लगाते थे ताकि करप्शन जैसी चीज़ें हो सकें, और इसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने कमाया है। इनफैक्ट एक टाइम पे सिचुएशन ये हो गई थी कि कंपनियां बिजनेस बंद करके भागने लग गई, ठीक है, इंडिया छोड़ के उन्होंने किसी और कंट्री में जाके बिजनेस एस्टेब्लिश कर लिया। तो लाइसेंस राज की वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है। और ये जो हुआ है ये हुआ है ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान्स क्या है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग करके एक अलग से चैप्टर है, उसमें डिटेल में दिया हुआ है ये। फिर भी मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ। जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि नेहरू ने एक टीम भेजी थी सोवियत यूनियन, वो टीम जब वापस आई तो उनका पहला सेशन यही था कि हमें भी 5 ईयर प्लान टाइप का मॉडल अपनाना चाहिए, जो कि सोवियत यूनियन में चल रहा था ऑलरेडी। अब ये 5 ईयर प्लान क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, वो डिसाइड करती है कि अगले 5 साल हमारे पूरे कंट्री की डायरेक्शन क्या रहने वाली है, और जो भी डायरेक्शन सोचा जाता है तो उसी के रेस्पेक्ट में छोटे छोटे ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं। एंड हर स्टेट को, ठीक है, जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनको ये डायरेक्शन दी जाती है कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, बिकॉज हमारा ये गोल है, लॉन्ग टर्म गोल 5 साल का, कि हम यहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, तो आपको भी ये सब काम करना पड़ेगा। इसको अगर आप मैनेजमेंट के उसमें देखो तो 5 ईयर प्लान को हम बोल सकते हैं वो था टॉप डाउन अप्रोच। अब इसका नुकसान क्या है कि आप यहां पे स्टेट्स को फ्रीडम नहीं दे रहे, ठीक है, कि वो अपने सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि आप अगर इंडिया को देखो ओवरऑल तो ठीक है, हम एक कंट्री हैं, बट हमारे जितने स्टेट्स हैं उनकी सिचुएशन अलग है, उनके केसेस अलग हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, ठीक है, उनकी डेमोग्राफी भी अलग है, राइट। तो हर स्टेट के लिए कोई यूनिफॉर्म प्लान बनाना, आपने एक चीज बोल दी कि सारे स्टेट को यही फॉलो करना है, ये सिस्टम कभी भी लॉन्ग टर्म के लिए वायबल नहीं होता। 5 ईयर प्लान्स की वजह से फायदा भी हुआ है, लेकिन जितना फायदा हुआ है उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। इस पर हम डिटेल में बात करेंगे जब ये चैप्टर आएगा तब। उसका रीजन एक ये था कि जब आप बहुत स्ट्रिक्ट होकर बोल देते हो कि अपने, अगर मान लो कि आप एक सुपीरियर हो, ठीक है, आप एक सुपीरियर अथॉरिटी हो, आपके अंडर जितने भी सब ऑर्डिनेट्स हैं उनको आपने बोल दिया बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में, आपने उनसे कंसल्ट नहीं किया, सीधे बता दिया कि आपको ये काम करना है, वो काम फिर अच्छे से नहीं हो पाता,
क्योंकि जितने सबऑर्डिनेट्स हैं उनको ये लगता है कि आपने हमारी बात सुने बिना एक डिसीजन ले लिया और हम सबको बोल दिया कि हमें यही फॉलो करना है। अब ये सिचुएशन बहुत लंबे टाइम तक चली, ठीक है। जो लास्ट इनफैक्ट 5 ईयर प्लान था वो था 12th प्लान। उसके बाद प्लानिंग कमीशन को, जिनका कि ये काम होता था कि वो प्लान बनाते थे, उसको डिसबैंडन कर दिया गया और उसके बदले में आया नीति आयोग। तो ये भी हम देखेंगे डिटेल में। यहाँ पे इसको मेंशन करने का पर्पस ये था कि जो सेकंड 5 ईयर प्लान चला उसी के जस्ट पहले इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 लाया गया, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं दूसरे टर्म्स में, इसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये बहुत लंबे टाइम तक ऐसा बोला जाता था इसको, इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ इंडिया। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे इसमें लाइक ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट थी तो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स थे जो कि ये बताता था कि कंट्री में बिजनेस एक्टिविटीज कैसे रन होंगी। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट थी ये, तो इसलिए इसको इकोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत लंबे टाइम तक बोला गया। तो चीजें चल रही थी। फिर हमारा आता है पहला फाइनेंशियल स्कैम। ये हुआ था 1957 में, ठीक है। बेसिकली एक कोलकाता के इंडिविजुअल थे जिनका नाम था हरिदास मुंद्रा। अब हुआ ये कि आपने LIC के बारे में सुना होगा, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो बेसिकली उस समय हुआ क्या था कि ये जो हरिदास मुंद्रा हैं, तो इनकी कोलकाता में 5-6 कंपनीज थी, ठीक है। लीगली 5-6 थी, बाकी और भी हो सकती हैं। तो LIC ने इनके कंपनीज में मतलब इन्वेस्ट किया काफी, ठीक है। और वो इन्वेस्टमेंट वो सेंस नहीं बनाती थी जितनी इन्वेस्टमेंट थी। तो इनकी बिजनेस एक्टिविटीज जो भी उस समय चल रही हो, ठीक है, ऑन पेपर जितना भी प्रॉफिट दिख रहा हो, तो कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि वो प्रॉफिट एक्चुअली में लाइक वो रियल नहीं थी, उसको काफी हद तक फेक बनाया गया था एंड उसके बेसिस पे इनसे इन्वेस्टमेंट ले ली गई थी। तो ये स्कैम जब एक्सपोज हुआ, और इसकी भी अपनी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। उस समय जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे अभी भी, उनके सन इन लॉ जिनका नाम था फिरोज गांधी, ठीक है, फिरोज गांधी, उन्होंने इस स्कैम को एक्सपोज किया। तो आप सोचो कि उस समय हमारी पॉलिटिक्स कितनी मैच्योर थी कि एक सन इन लॉ, उसने अपने फादर इन लॉ के गवर्नमेंट के जो लोग हैं जो गलत डिसीजंस ले रहे हैं उसको उन्होंने एक्सपोज किया, राइट।